प्रगति संस्थान अल्लाहपुर से आप लोगों को भारत के संदर्भ में क्रमशः उसकी स्थिति सीमा विस्तार और इसके बाद से उसके भौतिक विभाग पर चर्चा की जा रही थी। पर्वतीय भाग पूरा हो गया है, मैदानी भाग भी पूरा हो गया है, हम पठारी भाग पे चल रहे हैं। पठारी भाग में आज भाग 2, पठारी भाग का भाग 2 आज आपको बताया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे आज शुरू किया जा रहा है दक्षिण भारत का पठार भाग 2, जिसके अंतर्गत आपका सबसे पहले आज के संदर्भ में है छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार से संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। रूर तो जर्मनी का क्षेत्र है, जो कि खनिजों की दृष्टि से बहुत संपन्न है। कोयला और लोहा इस्पात की दृष्टि से जर्मनी का हृदय प्रदेश है रूर। उसी के तर्ज पर इसका नाम दिया गया है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अब इसकी लोकेशन हम देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया छोटा नागपुर का पठार खनिजों की दृष्टि से संपन्न। दूसरा क्वेश्चन हो गया इसे भारत का रूर कहते हैं। फिर अगला प्रश्न हो गया रूर के बारे में कि जर्मनी में ये स्थित है और ये रूर जो है कोयला एवं इस्पात उद्योग केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। उसी के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है भारत का रूर। अब इसकी लोकेशन हम देखते हैं कि छोटा नागपुर का पठार किन राज्यों में स्थित है। ये बहुतायत से पूछा जाने वाला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार भारत के किन राज्यों में स्थित है या स्थित है। तब आप इसके बारे में क्योंकि विस्तृत अध्ययन एक बार कर लेते हैं तो फिर हमेशा के लिए वो अध्ययन इस पठार से आपका पूरा हो जाएगा और पठार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, ये पहला राज्य इसका जो है पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला है, इसमें इसका विस्तार है। नंबर 2 पे है झारखंड। झारखंड में पलामू एक जिला है, धनबाद है, सिंहभूम है, हजारीबाग है और संथाल परगना है और रांची जिला है। इतने जिलों में इसका विस्तृत क्षेत्र विस्तृत है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, झारखंड में पलामू, धनबाद, सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना जिला, रांची जिले में विस्तृत है। अन्य राज्यों में भी छोटे नागपुर का पठार का विस्तार है, जिसमें बिहार के कुछ क्षेत्र को और छत्तीसगढ़ के कुछ पठारी क्षेत्रों को उत्तर के सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से बिहार के पूर्वी हिस्से को और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से को और यहाँ पे पश्चिम बंगाल के उत्तर क्षेत्र को और झारखंड के अधिकांशतः पूर्वी जिलों को सम्मिलित करके ये छोटा नागपुर का पठार बना हुआ है। छोटा नागपुर के पठार का जो क्षेत्रफल है तो यहाँ पे आप देखेंगे 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये विस्तृत है। अब बात इसकी ये है कि ये यहाँ इस पठार से कौन सी मुख्य नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस पठार से मुख्य नदियाँ जो प्रवाहित होती हैं उस मुख्य नदी में है महानदी है, सोन है और दामोदर है। ये 3 मुख्य नदियाँ हैं और इसकी सहायक नदियों में है बराकर है, स्वर्णरेखा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो मुख्य नदी है इसमें आप यहाँ देखिए, ये जैसे ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। इस छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि जो भी आपको यहाँ पे प्रदेश बताया गया, जैसे प्रदेश में आपको बताया गया है पश्चिम बंगाल, झारखंड, तो पश्चिम बंगाल आपका इधर हो जाएगा, फिर ये झारखंड है, फिर आपको इसके अंतर्गत बिहार, इसका ये पश्चिमी हिस्सा बिहार है और इसके बाद में छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ में भी विस्तृत है दक्षिण में। तो इस तरह से ये जो पठारी क्षेत्र है सभी जिलों सभी प्रदेशों की सीमाओं को घेरते हुए चलता है। उत्तर में इसके सोन नदी इसकी सीमा निर्धारित करती है, दक्षिण में महानदी इसकी सीमा निर्धारित करती है और दामोदर नदी इस पठार के बीचों बीच से होकर के प्रवाहित होती है। दामोदर नदी जो है, अब आप ये देखेंगे दामोदर नदी इस पठार से निकल करके आगे जा करके ये हुगली की सहायक हुगली में जाकर के मिल जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। अब ये अमरकंटक की पहाड़ियों से मुख्य रूप से 3 नदियाँ निकलती हैं।
उत्तर में और उत्तर पूर्व में सोन बहती है, जो छोटा नागपुर के पठार की उत्तर पश्चिम सीमा बनाती है और जाकर के आगे गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद फिर आप देखते हैं कि यहाँ से ही दक्षिणी भाग अमरकंटक के दक्षिणी हिस्से से मध्य दक्षिणी हिस्से से महानदी निकलती है और महानदी फिर आगे उड़ीसा में प्रवाहित होती है। इस पर जिला पुनर्वास बना हुआ है। और इसके बाद फिर अमरकंटक के जो ये पश्चिम ढलान है, ये दोनों तो पूर्वी ढलान से हो गए, पश्चिमी जो ये ढलान है अमरकंटक से, उसी से मेकलसुता निकलती है, जिसको नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये छोटा नागपुर के पठार की भौगोलिक स्थिति आपको बताई गई। छोटा नागपुर का पठार परीक्षा की दृष्टि से भी और ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं महानदी की चर्चा की गई है। हालांकि नदी तंत्र तो अलग चैप्टर है, नदियों का जब आप अध्ययन करेंगे, हर एक नदी का विस्तृत अध्ययन आप करेंगे, लेकिन छोटे नागपुर का जो एक प्रतिबिंब आपके मस्तिष्क में बना रहे, इसके लिए आप इसको देख रहे हैं। महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के सिंघावा नामक स्थान पर है और ये फिर वहां से निकल करके देखिए यहाँ से और दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। महानदी के उत्तर की सहायक नदियों में शिवनाथ है, हासुदो है, मंड है, डूब है, ये नदियां जो है प्रवाहित हो रही हैं। इसके बाद फिर आप यहाँ जो देखिए महानदी की दक्षिण की जो सहायक है, मतलब दायावर्ती जो सहायक है, उसमें जोंक है और तेल है। जोंक भी एक आध बार परीक्षा में पूछा गया है, किसकी सहायक नदी है। तो ये आपकी महानदी हो गई। यहाँ दामोदर जो छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से निकलती है और जैविक मरुस्थल भी बन जाती है बाद में, तमाम औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे स्थित होने के नाते। अब दामोदर की सहायक नदी जो बाएं से इसमें मिलेगी, उसमें बराकर है, कोनार है, जमुनिया है और इसका मुहाना हमने आपको बताया था हुगली नदी में मिल जाता है। इसकी दाएं से सहायक नदियों में साली नदी है। तो अब इस तरह से आप ये देखते हैं कि बराकर, स्वर्णरेखा, दामोदर, ये हो गया। सोन नदी पठार के उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है, गंगा से मिलती है, हमने आपको बता दिया। इसके बाद दामोदर पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, ये भी हमने आपको बता दिया। महानदी पठार की दक्षिण सीमा बनाती है, इससे भी हमने परिचित करा दिया। यहाँ देखिए लिखा गया है दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंशन की क्रिया है, फाल्टिंग जिसको कहते हैं। अब उत्तर में दामोदर नदी के उत्तर में जो पठार छोटा नागपुर का है, उसको दो भागों में हजारीबाग का पठार और पूर्व में कोडरमा के पठार के नाम से भी जानते हैं। और फिर दक्षिण हिस्सा जो है दामोदर नदी के दक्षिण का हिस्सा रांची के पठार के नाम से जाना जाता है और रांची का पठार ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित है और इसी रांची के पठार में रांची नगर स्थित है, जो झारखंड का प्रमुख शहर और राजधानी है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक पठार आपका छोटा नागपुर आज हुआ, फिर दूसरा पठार मेघालय का पठार। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपसे पूछा जाता है कि मेघालय का पठार भारत के भौतिक विभाग का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप उसका उत्तरी का पर्वतीय क्षेत्र दे देते हैं, लेकिन ये मेघालय का जो पठार है ये दक्षिण के पठार का हिस्सा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप ये जानते हैं कि इसमें मुख्य रूप से गारो, खासो, जैंतिया पहाड़ी है और मिडिल जो पहाड़ी है ये तो असम तक विस्तृत हो जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि मेघालय जो राज्य है, इससे आप परिचित हैं, मेघालय राज्य है और इधर इसके असम है, ठीक है। अब इसमें तीनों तरफ से असम ही है और आप इधर देखेंगे कि सबसे पश्चिम में गारो है, फिर खासो है, फिर जैंतिया है और फिर मेघालय मिडिल उच्चभूमि कहते हैं इसको। तो ये क्षेत्र असम तक भी विस्तृत है। तो ये पहाड़ी जो है वो मेघालय के पठार के नाम से जानी जाती है और एक प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी अग्रभाग है। इसे क्योंकि इसकी राजधानी शिलांग है और शिलांग के पठार के नाम से भी ये जाना जाता है
और मुख्य प्रायद्वीपीय पठार और इसके बीच का जो अलगाव है, उस अलगाव को मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। मुख्य पठार जो दक्षिण का है और जो मेघालय का पठार है, उस दोनों के बीच का जो अलगाव बिंदु है, अलगाव रेखा है, उस अलगाव रेखा को मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। अब बात आ जाती है तीसरे नंबर पर, आज के तीसरे नंबर के पठार पर, दक्कन का पठार। दक्कन का जो पठार है उसे देखिए, दक्कन के पठार को 10 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सतपुड़ा का पठार, महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन 3 नंबर पे, 4 नंबर पे उड़ीसा उच्च भूमि, 5 नंबर पे दंडकारण्य, 6 नंबर पे तेलंगाना, 7 नंबर पे तमिलनाडु का पठार, 8 नंबर पे वेस्टर्न घाट, 9 नंबर पे ईस्टर्न घाट, 10 नंबर पे कर्नाटक का पठार। तो इस तरह से ये जो दक्कन के पठार के हिस्से हैं। पहला प्रश्न तो यही हो गया कि कौन सा पठार दक्कन के पठार का हिस्सा है या कौन सा पठार दक्कन के पठार का हिस्सा नहीं है। तो उसमें आपके ये 10 पठार आ गए। और दक्कन के पठार की जो विशेषताएं हैं, ये गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है, त्रिभुजाकार है, लंबाई 1600 है, चौड़ाई 1400 है, आधार उत्तर की तरफ है, शीर्ष दक्षिण की तरफ है। इस तरह से इस पठार के बारे में अलग अलग पर आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो आपको अध्ययन किया गया वह अध्ययन बन रहा है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा की श्रेणी। अरावली श्रेणी के बारे में आपको इससे पहले वाली क्लास में बता दिया गया था। अरावली पर्वत और विंध्याचल की श्रेणी के बारे में बता दिया गया था। क्योंकि यहाँ देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जिसके बारे में पिछले क्लास में आपको बताया गया, और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों के बीच में मेकल सुता प्रवाहित होती है और ये मेकल सुता अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके पश्चिम की तरफ बहती हुई खंभात की खाड़ी के पास में गिरती है। तो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली भारत की ये सबसे लंबी नदी है, नर्मदा नदी। और इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा श्रेणी जो है उसको 3 भागों में बांटा गया। उसका जो पश्चिमी हिस्सा है राजपीपला है, बीच वाला जो हिस्सा है महादेव, पूर्वी हिस्सा जो है मैकाल है। तो जो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की वो धूपगढ़ है, और वो महादेव श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि सतपुड़ा को 3 भागों में विभाजित किया गया। राजपीपला नंबर 1, महादेव 2, मैकाल 3। पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, महादेव की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो ही जाएगी, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। और धूपगढ़ के पास में ही एक पर्यटक स्थल पंचमढ़ी स्थित है। यहाँ पर देखिए लिखा गया सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, दूसरी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक 1066 मीटर। सतपुड़ा के उत्तरी ढाल पर जो नदी मुख्य है वो नर्मदा है। आप देख रहे हैं नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच प्रवाहित हो रही है। तो ये उत्तरी ढाल है सतपुड़ा का, नर्मदा नदी बह रही है। पूरब से चल करके पश्चिम में इसका मुहाना है, यहाँ पे पूरब में उद्गम है। और इस सतपुड़ा के दक्षिणी ढाल पर ताप्ती प्रवाहित हो रही है, और ताप्ती का उद्गम यहाँ पे और मुहाना यहाँ पे है, अर्थात खंभात की खाड़ी के पास में ये भी गिरती है। और ताप्ती के दक्षिण में अजंता की पहाड़ी, यहाँ देखिए अजंता की पहाड़ी। तो ये चित्र आपको याद रहेगा, तो हमेशा आप कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में हमेशा समर्थ रहेंगे। इसके बाद फिर 1 नंबर पे सतपुड़ा होने के बाद अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पहाड़ी भागों में या पठार में कोंकण और पश्चिमी घाट को छोड़ दिया जाता है। इसका अध्ययन अलग से किया जाता है। कोंकण का और पश्चिम घाट का अध्ययन अलग से करना है। इसको छोड़ करके इसके अंतर्गत अजंता की पहाड़ी, गोदावरी घाटी
अहमदनगर, बालाघाट पठार, भीमा बेसिन और महादेव उच्च भूमि, इसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात महाराष्ट्र की पहाड़ियों को 5 भागों में बांटा गया है। अजंता की पहाड़ी, गोदावरी घाटी, अहमदनगर, बालाघाट पठार, भीमा बेसिन और महादेव उच्च भूमि। अब इसमें गोदावरी नदी है, भीमा नदी है। इस नदियों का अध्ययन आप नदी तंत्र के अंतर्गत विस्तृत रूप से करेंगे। महानदी बेसिन, आपने अभी देखा महानदी के बारे में और ये भी देखा उसका उद्गम कहाँ से था। और महानदी का जो उद्गम है, जब महानदी आगे बढ़ती है तो मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में और छत्तीसगढ़ के कुछ दक्षिणी जिलों में प्रवाहित होती है। तो जब आगे बढ़ेगी तो महानदी बेसिन पठार का जो निर्धारण किया गया है, पश्चिम में मैकान श्रेणी, पूरब में नदी प्रवाहित ही हो रही है, ढाल उसका पूरब ही है। उत्तर की तरफ लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, छुरी व रायगढ़ की पहाड़ियां हैं और दक्षिण में राजहरा की पहाड़ियां हैं, दल्ली राजहरा पहाड़ियां हैं। इसके बाद 4 नंबर पे आते हैं उड़ीसा उच्च भूमि पठार। उड़ीसा उच्च भूमि नाम ही है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसकी सीमा जो बनाई गई है, उत्तर में छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण में इसके पूर्वी घाट आ जाएगा, पूरब में उत्कल या उड़ीसा का जो समुद्र तटीय मैदान है उसको उत्कल तट कहा जाता है, और पश्चिम में महानदी की बेसिन है। तो इस तरह से ये उड़ीसा उच्च भूमि या उड़ीसा के पठार से इसको जाना गया। अब बात आई है दंडकारण्य प्रदेश। दंडकारण्य प्रदेश एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दंडकारण्य पठार किन राज्यों में विस्तृत है। तो दंडकारण्य जो है वो 3 राज्यों में विस्तृत है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। 3 राज्यों में विस्तृत है दंडकारण्य का क्षेत्र। उड़ीसा के 2 जिले, कोरापुट, कालाहांडी। छत्तीसगढ़ के 2 जिले, छत्तीसगढ़ में एक ही जिला है, बस्तर जिला। और आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि दंडकारण्य प्रदेश का विस्तार किन राज्यों में है, तो आप बताएंगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर आपको दंडकारण्य तक बता दिया गया, थोड़ा सा इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमने कहा कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट आपको बाद में बताया जाएगा। आपका हो गया तेलंगाना। तेलंगाना का जो पठार है, आप जानते हैं तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया है 2014 में। तेलंगाना के पठार को 2 भागों में बांटा जाता है, तेलंगाना और रायलसीमा के रूप में जाना जाता है। रायलसीमा का पठार अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ है, तो आप तेलंगाना राज्य बताएंगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है आप जानते हैं कि तमिलनाडु भारत का दक्षिण पूर्वी राज्य है, समुद्र तटीय। तो इसके अंतर्गत तमिलनाडु की पहाड़ी, कोयम्बटूर, मदुरई उच्च भूमि, इसको सम्मिलित किया जाता है। तमिलनाडु में तमिलनाडु पहाड़ी और कोयम्बटूर, मदुरई उच्च भूमि को सम्मिलित किया जाता है। कर्नाटक के पठार के अंतर्गत 10वां नंबर कर्नाटक है। तो कर्नाटक के पठार में मैसूर का पठार सम्मिलित किया जाता है, और बाबा बुदन की पहाड़ी जो लोहे के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबा बुदन की पहाड़ी, परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इस तरह से आपको एक अध्ययन कराया गया पठार क्षेत्र का, लेकिन अध्ययन चूंकि विस्तृत चल रहा है इस नाते आपका भी एक इसमें और लेक्चर जब होगा तब पूरा हो पाएगा पठारी क्षेत्र। तो इसको आप कायदे से देखिए, समझिए, इसका नोट्स बनाइए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।